सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि हम अपने समाज से और अपनी संस्कृति या कल्चर से क्या क्या सीखते हैं। जैसे जो हमारा जो समाज है, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो इसमें आप सभी को पता है कि किस तरीके से बड़ों को सम्मान देना है, उनके पांव छूने हैं, छोटों के साथ हमें प्यार से बर्ताव करना है, दूसरे का सहयोग करते हुए चलना है। ठीक है, लगभग सभी धर्मों में अलग अलग आपको देखिए, आप कहीं पर नमस्कार करते हो सर झुका करके या हाथ जोड़ करके, या कहीं आप हाथों को खोल करके दुआ मांगते हो। तो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ अलग अलग सबकी संस्कृति है और अलग अलग चीजें हम सीखते हैं। तो इसीलिए जो वाइगोत्स्की ने यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, इसके बारे में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि वाकई में ये सीखने में हमारी वैल्यूज को सीखने में या फिर किस तरीके से चीजों को सीखने में ये भी हमारा हमारा एक तरीके से हमारे जीवन में ये भी योगदान देते हैं। चाहे सामाजिकता हो चाहे संस्कृति हो, दोनों ही सीखने में क्या करते हैं, बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, इसके अलावा स्किनर का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत कंप्लीट हमने पढ़ लिया। किसने किस पर प्रयोग किया है ये भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो वाइगोत्स्की हैं, इनका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी पूरी लाइफ यहाँ पर बताई गई है कि कब इनका जन्म हुआ था, कब इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1896 से लेकर के 1934 तक इनका जीवन काल था। अब देखिए, वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वस्तुतः रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के मध्य संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। अतः वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थियरी को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, पियाजे की तरह ही वाइगोत्स्की भी यह मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकांकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। पियाजे के सिद्धांत, जिसमें जैविकता तथा विकास अधिगम में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, के विपरीत वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अधिगम व विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। संभावित विकास का क्षेत्र, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इस प्रक्रिया को और स्पष्ट करता है। अब देखिए, वाइगोत्स्की अधिगम तथा विकास के विषय में विशिष्ट तथा प्रभावी विचार प्रकट करते हैं। अतः वे इस बात पर जोर देते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की प्रकृति वस्तुतः सामाजिक न कि संज्ञानात्मक, जैसा कि पियाजे का मानना है। इस प्रकार पियाजे का सिद्धांत निर्मितवाद है, जबकि वाइगोत्स्की का सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। ठीक है, देखिए, वाइगोत्स्की के इन शब्दों से यह और भी अधिक स्पष्ट होता है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। सामाजिक विकास यहाँ पर क्यों कहा गया है? वाइगोत्स्की का जो यहाँ पर सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि इसी समाज में हम रह रहे हैं, इसी समाज के तौर तरीकों को हम देख रहे हैं, और जिस तरीके के तौर तरीकों में हम पले बढ़े हैं, हम उसी प्रकार का संस्कार हमारा झलकता है, उसी प्रकार की हमारी बातें झलकती हैं। और इससे स्पष्ट हो जाता है, अगर कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चों का जो माहौल है, यानी कि जो उनके घर का जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के उनके दोस्त हैं, या फिर जिस तरीके का उनके आस पड़ोस के लोगों का व्यवहार है, वो व्यवहार उन कक्षा में भी उन बच्चों का झलकेगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को आप देखोगे, कोई बच्चा बहुत ज्यादा शालीनता से पेश आ रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर धीरज है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तुरंत आक्रामकता दिखाने लगते हैं, जिद्दी होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें बच्चा अपने परिवार में ही रह करके सीखता है, अपने आस पड़ोस से ही सीखता है। तो इस तरीके से हमारा जो विकास है वो हम खुद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे आसपास का जो जैसा हमें वातावरण मिलता है, हम उसी प्रकार का बन जाते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती है। अंतः क्रियाओं द्वारा बालक अपने समुदाय की संस्कृति, सोचने और व्यवहार करने के तरीकों को सीखते हैं। इसी के चलते वाइगोत्स्की ने सामाजिक वातावरण के विभिन्न पक्षों, जैसे कि परिवार, समुदाय, मित्र एवं विद्यालय के बच्चों के विकास में भूमिका पर बल दिया, यानी कि सामाजिक वातावरण पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। अब देखिए, वाइगोत्स्की का यहाँ पर
संभावित या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका क्या मतलब है? वाइगोत्स्की द्वारा प्रयुक्त यह संप्रत्यय उस अंतर को परिभाषित करता है जो कि बच्चे के द्वारा बिना किसी सहायता के किए गए निष्पादन तथा किसी वयस्क या अधिक कुशल साथी की सहायता से किए गए निष्पादन में होता है। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है के बीच के क्षेत्रों को जेडपीडी कहा जाता है, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है, जिसे हम देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक प्रभाव मुख्यतः निर्देशन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में योगदान को दर्शाने हेतु जेडपीडी के संप्रत्यय का प्रयोग किया। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत के माध्यम से यह बताया कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। इसके माध्यम से बालकों के वास्तविक विकास का ज्ञान हो जाता है। वास्तविक विकास के ज्ञान से तात्पर्य बिना किसी की सहायता लिए बच्चों द्वारा किए गए कार्य से बालकों के संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिससे वे सार्थक एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करने में सक्षम है को अग्रसर करने का प्रयास किया जाता है। इन दोनों स्तरों के मध्य जो अंतर होता है उसे वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिए बच्चे के जेडपीडी को मापने या आंकने हेतु बुद्धि परीक्षण में 2 बच्चों की आयु 8 वर्ष आंकी गई। इसके पश्चात यह देखने का प्रयास किया गया कि बच्चे किस स्तर तक अपने से उम्र में बड़े बालकों के लिए तैयार की गई समस्याओं पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए बालकों को करके दिखाना विधि, समस्या समाधान विधि, प्रश्न विधि तथा समाधान के शुरुआती चरण का प्रारंभ करना आदि के साथ मदद की गई। इस प्रयोग में देखा गया कि वयस्क की मदद एवं साथ में एक बालक 12 वर्षीय बच्चे के लिए बनाई गई समस्या भी हल कर पाया तथा दूसरा बालक 9 वर्षीय बच्चे के लिए बनाई गई समस्या को हल कर पाने में सफल रहा। अब प्रश्न यह उठता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके अग्रलिखित 2 कारण बताए गए। पहला है बालक अपने स्तर से क्या कर सकते हैं यह जानने में सहायता मिलती है। दूसरा है यह भी ज्ञान होता है कि पारिवारिक सदस्य तथा गुरुजन बालकों के जैविक परिपक्वता के आलोक में एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद है ढांचा निर्माण यानी कि स्कैफोल्डिंग। ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। शिक्षण करते समय या सहयोगी अधिगम में शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है। जैसे यदि कोई नई तरीके की समस्या है तो अधिक निर्देशन देने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे छात्र की क्षमता व कार्य अभ्यास बढ़ता जाता है निर्देशन की संख्या कम होती जाती है। जब कोई व्यक्ति नया नया सिलाई सीखता है तो उसे बार बार बताना पड़ता है कि कहाँ पर किस तरीके से सिलना है, कहाँ पर कैसे कट लगाना है, ये सब चीजें सीखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता जाता है यानी कि काम को और करता जाता है, उसका अभ्यास बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो निर्देशन की प्रक्रिया है वो घटने लगती है, यानी कि जो उसको बार बार निर्देश मिलता है ऐसे नहीं ऐसे करो, वो धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि व्यक्ति परफेक्ट होने लगता है अपने काम में। वाइगोत्स्की के अनुसार संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चों के पास अव्यवस्थित तथा असंगठित संप्रत्यय होते हैं, जबकि कुशल सहायक के पास क्रमबद्ध तार्किक एवं बुद्धिसंगत विचार होते हैं। बच्चे तथा कुशल सहायक के मध्य संवाद के परिणाम स्वरूप बच्चे के विचार अधिक क्रमबद्ध, संगठित, तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद है भाषा तथा विचार, लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में बालकों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनके अनुसार छोटे बालकों द्वारा भाषा का उपयोग मात्र सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि वे लोग इसका उपयोग अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो इसे आंतरिक संभाषण अथवा निजी संभाषण कहते हैं। इन बिंदु पर वाइगोत्स्की एवं पियाजे के विचारों में भिन्नता है। पियाजे के लिए यह निजी संभाषण अपरिपक्व एवं आत्म केंद्रित होता है, जबकि वाइगोत्स्की ने आरंभिक बाल्यावस्था में इसे चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन माना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में बालकों में चिंतन एवं भाषा दोनों ही स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, बाद में वे आपस में मिल जाते हैं। इनका मानना है कि समस्त मानसिक कार्य के सामाजिक या बाह्य उद्भव होते हैं। अपने चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने के पहले बालकों को दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य है। जब बच्चा भाषा सीखेगा तभी तो उस भाषा में वो चिंतन कर पाएगा, सोच पाएगा। अतः लंबे समय तक बाह्य दुनिया के साथ
संचार स्थापित करने के लिए बालकों को भाषा का उपयोग करना सीखना आवश्यक है। इसके पश्चात ही वे ठीक तरीके से बाह्य से भीतरी संभाषण की ओर अंतरित हो पाएंगे। जैसे जब बच्चा पढ़ना सीखना शुरू करता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले उसको जब हम उसको वर्णमाला सिखाते हैं तो हम कहते हैं बोल बोल करके पढ़ो। जब बच्चे को वर्णमाला सिखाने के बाद मात्रा लगा करके उसको पढ़ाना शुरू करते हैं शब्दों को, तभी भी कहते हैं बोल बोल करके पढ़ो। फिर बच्चा वाक्यों को बनाना शुरू करता है तो फिर वाक्यों को भी उससे कहते हैं बोल बोल कर पढ़ो। और जब बच्चा बिल्कुल फर्राटेदार हिंदी को पढ़ने लगता है या भाषा को पढ़ने लगता है, यानी कि वो बहुत ही कम समय में 1 पेज 2 पेज पढ़ के खत्म कर देता है, तो हमें ये समझ में आ जाता है कि अब बच्चा अच्छे से भाषा को पढ़ ले रहा है। तो हम उससे क्या कहते हैं, जैसे जैसे बड़ी कक्षा में बच्चा जाने लगता है, कक्षा 5वीं पास की, 6वीं 7वीं 8वीं में पहुंच गया या 9वीं 10वीं में जब बच्चा पहुंच गया, तो उससे हम क्या कहते हैं कि अब मन में पढ़ो क्योंकि अब तुम्हारे अंदर सोचने समझने की क्षमता अब विकसित हो गई है। तो तुम अब जरूरी नहीं कि बाहर दिखा करके ही पढ़ो, अब तुम मन से ही पढ़ो, यानी कि मौन वाचन करके भी पढ़ सकते हो अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से बाह्य से आंतरिक आंतरिक तरीके से बाहरी दुनिया से फिर आंतरिक दुनिया में हम धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। यह अंतरण सामान्यतः 3 से 7 साल के मध्य होता है तथा इसमें बालक स्वयं से बातचीत करना सीख लेता है। इसके पश्चात आत्म बातचीत बालकों का एक स्वभाव सा बन जाता है तथा वे बिना अस्पष्ट रूप से बोले ही किसी कार्य को करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, जो आगे चलकर उनके चिंतन के रूप में दिखाई देते हैं। वाइगोत्स्की का यह भी मानना है कि ऐसे बालक जो अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं, वे सामाजिक रूप से उन बालकों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। इस तरह से उनके अनुसार निजी संभाषण सचमुच में सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील बनने की दिशा में बालकों में एक उत्तम आरंभिक चरण होता है। कई शोधकर्ताओं ने बालकों के विकास में निजी संभाषण की इस धनात्मक भूमिका का समर्थन किया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ या महत्व। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, हम बच्चों पर किस तरीके से इसे हम लागू कर पाते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार है। पहला है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, स्कूली छात्रों के लिए अपने सिद्धांत के तहत वाइगोत्स्की का प्रमुख शैक्षिक संदेश यह है कि बालकों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में अधिक से अधिक सामाजिक रूप से प्रबल एवं अर्थपूर्ण क्रियाओं को बढ़ावा दिया जाए और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करने की भरपूर कोशिश की जाए ताकि उनमें आगे की स्कूली शिक्षा के लिए जरूरी आत्म अनुशासन का बीज बोया जा सके। फिर है साक्षरता क्रियाएं, लिटरेसी एक्टिविटीज। जब बच्चे औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर दें तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत साक्षरता क्रियाओं पर बल डालता है। जब वर्ग में बच्चे साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि के बारे में बातचीत प्रारंभ करते हैं तो शिक्षक उन्हें उनके विषय में कुछ नई सूचनाएं देते हैं, उनके विचारों को संशोधित करते हैं तथा उन्हें उनकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बालकों की चिंतन प्रक्रिया मजबूत हो जाती है और वे संज्ञानात्मक क्रियाओं के उच्चतम स्तर की ओर सोचने लगते हैं, जिसमें वह यह भी सोचने लगते हैं कि किस तरह से सामाजिक रूप से लाभदायक तरीकों से किसी विचार को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। इस तरह से वे धीरे धीरे अपने समाज एवं संस्कृति के संकेत तंत्रों को नियंत्रित एवं परिचालित करना सीख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो साक्षरता क्रियाएं होती है, यानी कि बच्चों को मान लीजिए साहित्य के बारे में अच्छे से बच्चों को नॉलेज हो गई है, कक्षा में गणित आपने जो पढ़ाया वो भी समझ में आ गया, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। बच्चे पहले तो पढ़ते हैं, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने पढ़ा, बच्चे को कुछ ना कुछ समझ में आया उसमें से। जब उसको कुछ ना कुछ समझ में आया तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा एक बार शिक्षक से फिर से अगर कुछ उसको नहीं समझ में आया तो वो पूछेगा, ठीक है। तो शिक्षक क्या करते हैं, बच्चा जो पहले से सीख करके आया है उसके बारे में उसकी सूचनाओं को और क्या करते हैं, और अधिक जानकारी देते हैं। जैसे कि कोई बहुत छोटा बच्चा है, इस तरीके से आप समझिए, उसने अपने घर में बिल्ली देखी है, ठीक है। और वो बिल्ली देखी है कि उसके 4 पैर हैं, 4 पैर हैं उस बिल्ली के, 4 पैर उसकी बिल्ली के देखा है, ठीक है, बच्चे ने। तो उसको बाहर जितनी भी चीजें दिखेंगी सब उसको लगेगा कि अब उसने अपने घर में बिल्ली को देखा तो जितनी भी चीजें वह बाहर देखेगा, उसको चाहे कुत्ता दिखाई दे, चाहे गाय दिखाई दे, चाहे कोई भी दिखाई दे, वो सबको बिल्ली ही समझेगा, ठीक है। तो वो यही कहेगा कि सड़क पर बिल्ली जा रही है, वो उसको बिल्ली ही समझेगा। लेकिन जो उसके माता पिता है वो क्या करेंगे, उस बच्चे की सूचना को करेक्ट करेंगे कि हाँ, हालांकि इसके पास भी 4 पैर हैं लेकिन ये बिल्ली नहीं है, ये जो सड़क पे जा रहा है ये कुत्ता है, इसको हम कुत्ता कहते हैं।
फिर गाय जा रही है तो उसको गाय को भी समझाएंगे कि इसके भी 4 पैर होते हैं या किस तरीके से इसकी आकृति डिफरेंट होती है, तो बच्चे को ये भी समझाएंगे कि ये गाय है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे की सूचना में बच्चे को जो सूचना थी, उस सूचना में हमने कुछ नई सूचनाएं ऐड कर दी, जिससे जो उसके विचार है वो संशोधित होते हैं, और फिर हम बच्चे से उसकी व्याख्या करने को कहते हैं। तो जो अगली बार बच्चे से पूछते हैं तो वो बताता है कि हाँ, सड़क पर कुत्ता जा रहा है, सड़क पर गाय जा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आ गया कि बिल्ली अलग है, गाय अलग है, कुत्ता अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों का जो सोशल साइंस होता है या फिर बच्चों का जो विषय होता है, उसमें किस तरीके से जो शिक्षक होते हैं उनको नई सूचनाएं दे करके उनके जो पुराने विचार हैं या उनको संशोधित करते हैं, और फिर उन्हें उसकी व्याख्या करने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद चलिए देखते हैं पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। तो इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पठन बोध यानी कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन की क्षमता को उन्नत बनाना है। यह विधि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से प्रेरित एक ऐसी शैक्षिक नवीनता या एजुकेशनल इनोवेशन होती है जिसमें एक शिक्षक तथा 2 से 4 छात्र आपस में मिलकर एक सहयोगी अधिगम समूह बनाते हैं और किसी पाठ्य परिच्छेद या लेखांश के बारे में एक वार्तालाप करते हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा 4 तरह की संज्ञानात्मक युक्तियों यथा प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना तथा पूर्वानुमान लगाने पर बल डाला जाता है। इसमें शिक्षक पाठ्य परिच्छेद की अंतर्वस्तु यानी कि कंटेंट के बारे में प्रश्न करते हैं, अन्य छात्र उसका उत्तर देते हैं, और यदि छात्र उसमें सहमत नहीं होते हैं तो अतिरिक्त प्रश्न करते हैं। इसके बाद शिक्षक परिच्छेद के साथ सारांश की विवेचना करते हैं तथा किसी अपरिचित विचार या अनफैमिलियर आइडिया का स्पष्टीकरण करते हैं। अंत में शिक्षक छात्रों के परिच्छेद में छिपे संकेतों के आधार पर संभावित अंतर्वस्तु के बारे में प्रेडिक्ट यानी कि पूर्वानुमान करते हैं। लेडरर ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन प्राथमिक स्कूलों की निम्न कक्षाओं के छात्रों को पारस्परिक शिक्षण का लाभ दिया गया था, उनकी पठन बोध क्षमता उन जैसे ही छात्रों की तुलना में काफी बढ़ गई जिन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया था। धीरे धीरे ऐसे लाभान्वित छात्र एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकसित करने में सफल हो गए, जिसमें वे सनय यानी कि धीरे धीरे पाठ्य परिच्छेद टेक्स्ट पैसेज को समझने का अधिक से अधिक उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद आता है सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम में देखिए क्या होता है। सहयोगी अधिगम में छात्रों का एक छोटा समूह आपसी भेदभाव भुलाकर एक सामान्य लक्ष्य या कॉमन गोल की ओर कार्य करता है। इसमें छात्र उत्तरदायित्वों के निर्वाह में भाग लेते हैं तथा एक दूसरे को एक पर्याप्त एवं पूर्ण व्याख्या उपलब्ध कराकर अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं। यहाँ पर देखिए, एच मिसिया द्वारा किए गए अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार किसी छात्र की समस्या का समाधान क्षमता तथा नियोजन क्षमता उस समय अधिक तीक्ष्ण हो जाती है जब छात्र किसी अन्य योग्य एवं विशेषज्ञ छात्रों के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता यह है कि जब वर्ग में शिक्षण सहयोगी अधिगम के माध्यम से किया जाता है तो वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एकाकी छात्र से विशेषज्ञों जैसे वयस्क एवं अन्य संग साथी के साथ मिलकर अनेक सहयोगियों जिनमें विभिन्न तरह की सुविज्ञता होती है तथा जो एक दूसरे को उत्तेजित एवं प्रोत्साहित भी करते हैं तक विस्तारित हो जाता है। यहाँ पर सिंपल सी चीज यही कही गई है, जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं और हमसे ज्यादा जानने वाला अगर कोई बच्चा, जैसे क्लास में आप सभी को पता है कि सारे बच्चे तो एक समान होते नहीं है। कुछ बच्चों को टीचर ने पढ़ाया, उनको जल्दी समझ में आ गया, कुछ बच्चे हैं जिनको बार बार बताने पर भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जब सहयोगी अधिगम होता है तो बच्चे एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की फिजिक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है, तो जिसको फिजिक्स अच्छे से आ गया है उसको ठीक है, वो दूसरे बच्चे को जिसको नहीं आ रहा है समझ में, उसको वो फिजिक्स समझा देगा, और जिस बच्चे को अच्छे से केमिस्ट्री आ रही है वो जिस बच्चे को फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है उस बच्चे को फिजिक्स बता देगा। तो इस तरीके से आपस में ही एक दूसरे का सहयोग करके हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो यहाँ पर इसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ब्रूनर का सिद्धांत है। ब्रूनर के सिद्धांत में क्या, चलिए देखते हैं। खोज सिद्धांत एक जांच आधारित शिक्षा की सक्रिय प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों को अनुभव के माध्यम से पूर्व ज्ञान पर आधारित बनाने और नए हितों के आधार पर संबंधों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। डिस्कवरी लर्निंग को पूछताछ आधारित शिक्षा और विश्वास के रूप में वर्णित किया जाता है कि सीखने वाले को जब वे स्वयं अपने लिए दुनिया के बारे में तथा तथ्यों की खोज करते हैं तो इन्हें शिक्षित किया जाता है। इसमें जांच आधारित शिक्षा और रचनात्मकता शामिल है। जेरोम एस ब्रूनर
ने 1960 ईस्वी में शिक्षा की प्रक्रिया नामक एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक शिक्षा से संबंधी विभिन्न संगोष्ठियों में शिक्षा की समस्याओं एवं विचारों की प्रस्तुति पर लिखी गई। इसमें ब्रूनर ने गणित पढ़ाने संबंधी प्रमेयों का निर्माण कर शिक्षण सिद्धांतों को विकसित किया था। इसके बाद आगे देखते हैं। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत का संबंध इस बात से है कि शिक्षक क्या सिखाना चाहता है। इसका संबंध अधिगम की व्याख्या के बजाय विकास से है। सीखने के लिए ब्रूनर ने 1956 में एक मॉडल को प्रस्तुत किया। इसका उपयोग पाठ योजना, संप्रेषण, प्रत्यय निष्पत्ति, प्रतिमान तथा सूचना प्रकरण के लिए किया गया। इसके द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया कि मानव अपने प्रत्ययों की रचना कैसे करता है। मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक सीखने के सिद्धांतकार जेरोम ब्रूनर ने पहली बार एक किताब में खोज के सिद्धांतों को रेखांकित किया था कि कैसे लोग पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि ब्रूनर ने अपना जो मॉडल है वो सीखने का कब प्रस्तुत किया था, तो 1956 में किया था। ये आप सन जरूर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की केवल 3 अवस्थाओं का वर्णन किया, यानी कि बुद्धि की विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है सक्रिय विधि। तो इस अवस्था में शिशु प्रत्यक्ष अनुभव एवं स्वयं कार्य करके ही सीखता है। जैसे कि कोई गर्म बर्तन या गर्म पानी रखा हुआ, बच्चे का गलती से इसमें हाथ पड़ गया और उसका हाथ जल गया, तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज अगर गर्म चीज है तो उसको हमें नहीं छूना है वरना हम जल जाएंगे। तो फिर वो चीज नहीं छूता है, वो गलती नहीं करता है। ठीक है, यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था के बालकों में बोध विकसित करने हेतु क्रिया को सबसे प्रमुख साधन माना गया है। अतः बालकों को विषय वस्तु को क्रिया के माध्यम से सिखाना चाहिए। करके सीखने से हम ज्यादा सीखते हैं। फिर है स्थूल विधि, यानी कि आइकॉनिक मोड। यह अवस्था तृतीय वर्ष से प्रारंभ होती है। इस अवस्था में पहुंचकर बालकों में बौद्धिक क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि मूर्त रूप से सोचने एवं समझने लगता है। अतः बालकों में बोध को विकसित करने हेतु चित्रों का, मॉडल्स का, चार्ट का, मूर्तियों आदि का प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि स्थूल वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को, चार्ट पेपर के माध्यम से, बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से, बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से चित्रों को दिखा करके, उनके बारे में बता करके बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं और उनकी बौद्धिक क्षमता को हम और अधिक विकसित कर सकते हैं। इसके बाद है प्रतीकात्मक विधि। इसमें क्या होता है, ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की यह सर्वोच्च अवस्था बताई है, प्रतीकात्मक विधि। इस अवस्था में 7 वर्ष व इसके ऊपर आयु वाले बालकों को सम्मिलित किया गया। इस उम्र के बालक अपने अनुभवों को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो 7 वर्ष का बच्चा है, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का, 10 वर्ष का, और मान लीजिए बच्चा मेला देखने गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइमरी के बच्चों को ही ध्यान में रख करके चीजों को पढ़ रहे हैं। चूंकि हम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए ही डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो यहाँ पर इस मेले का जिक्र या बाजार का जिक्र तो हमें करना ही पड़ेगा और हमें जानना भी पड़ेगा। अब बच्चा गया था मेला देखने, अब मेला देख करके वो आया, अगले दिन जब वो स्कूल में आया तो आपने पूछा कि तुम मेला देखने गए थे, तो तुमने मेले में क्या क्या देखा या क्या क्या खाया पिया। तो बच्चा सब कुछ बताएगा कि उसने खिलौनों की दुकानें देखी, मिठाई की दुकानें देखी, उसने झूला झूला, उसने कौन कौन सी मिठाइयां खाई, उसने क्या क्या मस्ती करी, उसके साथ कौन उसको लेकर गया था। तो ये सारी चीजें बच्चा पूरा अपनी भाषा में वो बता पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा के माध्यम से वो बच्चा अपने विचारों को क्या कर पा रहा है, व्यक्त कर पा रहा है। और ब्रूनर का मानना है कि भाषा एवं प्रतीकों के माध्यम से अनुभवों के संसार का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। ब्रूनर विकासात्मक मनोविज्ञान एवं संज्ञानात्मक अधिगम को परस्पर संबंधित मानते हैं। उनके अनुसार अधिगमकर्ता एक सक्रिय एवं प्रतिक्रिया करने वाला जीवित प्राणी है। वह ज्ञान का पिपासु, निर्माता एवं विचारक है। अधिगमकर्ता वह व्यक्ति है जो व्यवहारों का चयन करता है, उसे धारण करता है एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु अधिगम के रूप में रूपांतरित करता है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित क्रिया है जो अधिगमकर्ता की जिज्ञासा को शांत करती है। अब देखिए ब्रूनर के सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। तो भाषा विकास, ब्रूनर का प्रतीकात्मक अवस्था सिद्धांत बालकों के भाषागत विकास को विकसित करता है। यह भाषा संबंधी विकास हेतु भाषा शिक्षण को एक नई दिशा प्रदान करता है। फिर है अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ब्रूनर का यह सिद्धांत समस्या समाधान और अन्वेषण विधि को प्राथमिकता प्रदान करता है। यह विधि अधिगम संबंधी संपूर्ण कार्य को संपन्न करने में सहायता करता है। इसके बाद है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त शिक्षण विधियों में ब्रूनर के बौद्धिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर परिवर्तन तथा उसके अनुकूल बनाने का प्रयास
किया गया। इसके बाद है प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट। ब्रूनर द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यय को अत्यधिक महत्व दिया गया। प्रत्यय को बल देकर उसकी समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया। यह विभिन्न विषय वस्तु को समझने तथा अधिगम करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास। ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं की नवीन व्याख्या की। अधिगम अवस्थाओं के विकास क्रम को स्पष्ट कर ब्रूनर ने अधिगम को एक नया मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर है पाठचर्या निर्माण या संज्ञानात्मक विकास। तो ब्रूनर का यह सिद्धांत पाठचर्या निर्माण एवं बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से पाठचर्या के निर्माण एवं बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु एक व्यवस्थित आधार प्रदान किया गया। और पाठचर्या में आप सभी को पता है सारी चीजें आती हैं। बच्चों का जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको किस तरीके से बनाया जाए कि बच्चों के लिए पढ़ने में क्या हो, आसानी हो और बच्चे अच्छे से उसको समझ करके पढ़ पाए। इसके बाद है आनुवांशिक अधिगम। ब्रूनर का यह सिद्धांत इस अवधारणा को भी व्यक्त करता है कि अधिगम वर्तमान अनुभवों के साथ साथ अन्य पूर्व ज्ञान व अनुभव द्वारा भी होता है। इस प्रकार ब्रूनर के विकासवादी सिद्धांत ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए शिक्षण एवं अधिगम को सुगम एवं सरल बनाया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने आज यहाँ पर पूरा वाइगोस्की का और ब्रूनर का सिद्धांत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स चाहिए या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे पिछली क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे क्लासेस को देखते रहें। तो दोस्तों चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।